करते हैं पर्वतसर शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 7 पर्वतसर की हालत इन दिनों इतनी बदतर हो चुकी है कि विद्यालय कम तालाब अधिक नजर आता है। बरसात के पानी से ये विद्यालय का परिसर टापू में तब्दील होने की कगार पर आ चुका है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मौन है। स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चे जोखिम उठाते हुए पढ़ने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के कारण 2 कक्षों की छत से पानी लगातार टपकता है। इसके साथ ही एक कमरे का फर्श पूरी तरह से नीचे बैठ चुका है। इन हालातों में शिक्षक और छात्र डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। था पिछले साल ही महात्मा गांधी में कर्मोन्नत हुआ। महात्मा गांधी में कर्मोन्नत होने के बाद में सरकारी तरफ से कोई बजट नहीं है। हम हमेशा के सहयोग से स्कूल में जो भी काम हो रहा है वो करवाए। बूंदी से बड़ी खबर है। बूंदी एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लाखेरी एसडीएम कार्यालय के रीडर को 35,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। लाखेरी कोर्ट रीडर करण सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। उपखंड कार्यालय लाखेरी में ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो एसीबी लगातार रिश्वतखोरों पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। एक और शिकायत एसीबी को मिली थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लाखेरी एसडीएम कार्यालय के रीडर को 35,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी भी ये कार्यवाही लगातार जारी है। इसमें और किसी की संलिप्तता तो नहीं है, इस बारे में जांच की जा रही है। लाखेरी एसडीएम ऑफिस का रीडर ट्रैक किया गया है। लाखेरी कोर्ट रीडर करण सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उपखंड कार्यालय लाखेरी में ये कार्रवाई जारी है। एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी यहाँ पर। रिश्वत का एक पूरा मामला है जिस पर एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है। रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए एसीबी की टीम लगातार एक्टिव मोड पर है। ऐसे में एसीबी की टीम को जैसे ही कोई इनपुट्स मिलता है, एसीबी की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही है। और यहां पर बूंदी एसीबी की टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। भवानी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। भवानी, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, बूंदी एसीबी चौकी पर पीड़ित द्वारा इस मामले को लेकर जो रिश्वत का लेने का मामला था, उसमें शिकायत दर्ज करवाई की थी। इस पूरे मामले का सत्यापन करवाया गया और आज एसीबी टीम बूंदी ने इंचार्ज जो ज्ञानचंद मीना है, उनके नेतृत्व में हरीश भारती, उनके नेतृत्व में जाल बिछाया और जो रीडर है उनको 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जो बूंदी के लाखेरी उपखंड कार्यालय है, वहां लाखेरी कस्बे के उपखंड कार्यालय में ही अभी एसीबी की टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जो रीडर है करण सिंह, उनसे भी पूछताछ एसीबी की टीम द्वारा की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर रिश्वत का मामला क्या है भवानी, किस लिए रिश्वत मांगी जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले की बात करें तो फिलहाल एसीबी की टीम ने बंद कमरे में कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की टीम कुछ ही देर में इस पूरे मामले को खुलासा करने की बात कर रही है। न्यायालय के किसी कामकाज को लेकर यह रिश्वत मामला प्रथम दृष्टया सामने आया है। जी, क्या रकम होगी? इससे पहले भी कभी कोई रिश्वत का मामला रीडर के खिलाफ सामने आया था, या ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि रीडर को पकड़ा गया है? बिल्कुल, देखिए, जो उपखंड कार्यालय में जो उपखंड न्यायालय होता है, इसमें रीडर है करण सिंह, इनके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। इस पूरे मामले में जो बूंदी एसीबी की चौकी है, यहाँ पर पीड़ित जो है उसके द्वारा शिकायत की गई थी। फिर एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया और आज जाल बिछाते हुए जो रीडर है उसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल कार्रवाई एसडीएम कार्यालय लाखेरी में चल रही है और आरोपी जो रीडर है उससे पूछताछ भी की जा रही है। जी, परिवादी जिससे रिश्वत ली जा रही थी, क्या इससे पहले भी उसने पैसे दिए हैं, या ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो रिश्वत की रकम देने के लिए आया था? बिल्कुल, देखिए, सत्यापन के दौरान भी कुछ पैसा दिया जाता है, उसी के बाद सत्यापन हुआ है, लेकिन अभी बंद कमरे में एसीबी की टीम जो है वो ठीक है। जैसे ही आपको कोई जानकारी मिले भवानी, हमें अपडेट दीजिएगा। नागौर से बड़ी खबर आपको देंगे। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। सभापति मीतू बोथरा की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने पर हंगामा हुआ। पार्षद नवरतन बोथरा पर फेंकी गई काली स्याही पर हंगामा हुआ। कोतवाली और सदर थाना पुलिस के साथ आरएसी के जाब्ते के बीच बैठक। आयुक्त गोविंद सिंह रख रहे एजेंडा। पार्षदों के इस्तीफे को लेकर हंगामा देखने को मिला है। तो नागौर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर
नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। सभापति की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने पर हंगामा। पार्षद नवरतन बोथरा पर फेंकी गई है काली स्याही, जिसको लेकर ही हंगामा देखने को मिला है। प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। प्रकाश, ये जो आपने तस्वीरें भेजी हैं जिसमें साफ तौर पर हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या वजह रही है सामने? जी, आपको बताना चाहूंगा कि नागौर के नगर परिषद के आज साधारण सभा की बैठक हुई थी, जो हंगामेदार रही। इसमें ये हुआ कि जो सभापति मीतू बोथरा है, जिसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, और अभी कुछ दिनों पहले कुछ पार्षदों ने अपना इस्तीफा दिया था। उनमें से 3 पार्षदों को इस्तीफा दिए गए। 3 पार्षदों का बैठक में शामिल होने को लेकर अन्य पार्षदों ने विरोध जताया। इसी बात को लेकर इनकी बहस होने लगी, जिसके बाद पार्षद भरत जो है टाक है, उसने जो बीजेपी के पार्षद है नवरतन बोथरा, उन पे और बहस को लेकर उनके ऊपर सही डाल दी। जिसके बाद आयुक्त ने मौके पर पुलिस बुलाई। पुलिस जाब्ता ने भरत टाक को पकड़कर थाने ले गई, जिसके बाद बैठक को निष्कासित कर दिया गया। जी ठीक है, लेकिन अब तो मामला शांत हो गया होगा। क्या जो मांग ये लोग उठा रहे थे उस मांग पर कोई बात बन पाई है? जी, अभी तक किसी जो भी मांग उठा रहे थे उस मांग पे कोई बात नहीं बन पाई है। हालांकि बैठक रद्द करने के बाद सभी पार्षद ने बैठक का बहिष्कार करते हुए सभी अपने अपने घर चले गए। अभी नगर परिषद के अंदर पुलिस जाब्ता मौजूद है। वहीं भरत टाक की गिरफ्तारी को लेकर भी कुछ पार्षद जो थाने में पहुंचे हैं और उसको छुड़ाने के लिए लेकर मांग कर रहे हैं। धन्यवाद आपका प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नागौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। सभापति की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने पर हंगामा देखने को मिला है, जहां पर काली स्याही फेंकी गई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तो नगर परिषद की ये साधारण सभा की बैठक जो हंगामेदार रही है। सभापति की साधारण बैठक ये थी, जिसमें सभापति की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई। जैसे हंगामा शुरू हो गया, पार्षद नवरतन बोथरा पर जो स्याही है वो फेंकी गई, जिसको लेकर। और बूंदी से खबर है, नवल सागर झील में पानी की आवक, झील के गेट खोल के पानी की निकासी की जा रही है। सदर नागदी बाजार की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो झील के गेट खोलकर पानी की निकासी हो रही है। ये मंजर है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी का फ्लो भी आप देख सकते हैं। कितनी रफ्तार के साथ ये पानी बह रहा है, जिसने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि घरों के बाहर पानी जमा हो चुका है और नाले ओवरफ्लो होने की वजह से अब नवल सागर झील में पानी की आवक बढ़ गई है। झील के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद बूंदी के नवल सागर में पानी की आवक के चलते गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मैं सदर बाजार का दृश्य आपको दिखा दूं। किस प्रकार देखिए, यहाँ सदर बाजार में जो वाहन फर्राटे भरा करते थे वो वाहन आज थम गए हैं और पानी का जलजला पूरे इस बाजार में आपको देखने को मिलेगा। जो देखिए, ये बाइक सवार है, ये पानी की धार को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन पानी इनकी रफ्तार को रोकता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप में ये देखिए, बाइक बंद हो गई और कई लोग हैं जो पैदल ही यहाँ पर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा नज़ारा देख रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इधर आओ थोड़ा सा। हाँ, गवर्नमेंट को इसका जो निकालना चाहिए रास्ता नीचे से अंडरग्राउंड। लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे। लगातार बारिश हो रही है। इंद्रदेव मेहरबान है बूंदी में। इंद्रदेव तो मेहरबान है। आज पहली बार बारिश में ये नज़ारा देखने को मिला। इस बार पहली दफ़ा देखने को मिला है, बाकी हर साल देखने को मिलता है। लोग परेशान होते हैं यहाँ पे। देखिए, कुल मिला के लोगों की परेशानी तो बढ़ती ही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो नागदी बाजार सदर बाजार है, इसमें पूर्ण रूप से पानी का जमाव हो चुका है। चारों तरफ दुकानों के आसपास जो है सड़कें जो है वो पानी से लबालब देखी जा रही है। लोग पैदल निकलने को मजबूर हो रहे हैं। और ये देखिए, ये जो सड़क थी जहाँ पर वाहन फर्राटे भरा करते थे, उस पर अब पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। पानी ने राह रोक दी है। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैसा नज़ारा देख रहे हैं आज आप? अच्छा है। कैसा लगता है जब नागदी आती है? अच्छा लगता है एक तरफ तो लेकिन अब बुरा भी लगता है हमारे को। दुकानदारों का जो काम है वो ठप सा हो जाता है। सब बंद हो जाता है काम का। अच्छा, कितना फीट आज पानी देखा जा रहा है यहाँ? 3 फीट पानी है। देखिए, कुल मिला के जो बाजार है इसमें 2 से 3 फीट आ रही है। अपने आप में पानी की रफ्तार ने वाहनों की रफ्तार को रोका है, लेकिन बाजार में ग्राहकों को भी
रोक दिया है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। बूंदी में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते चाकन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है, जिससे इंद्रगढ़ पेयजल परियोजना के गुड्डा फिल्टर प्लांट को विद्युत आपूर्ति करने वाली लाइन का टावर नदी में गिर गया है। बूंदी के अधिशासी देवभंता ने कहा है कि नदी में गिरने से टावर के तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसका सीधा असर गुड्डा फिल्टर प्लांट की विद्युत आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे प्लांट से होने वाली पेयजल सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे 47 गांव, 6 ढाणियां, 2 कस्बों की जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। सीकर के नीमका थाना में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते रायपुर, पाटन, रेला, दीपावास, हीरवाला सहित कई बांध में पानी की आवक हुई है। वहीं अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी नाले तेज बहाव के साथ बह रहे हैं। इसके साथ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या से वाहन चालकों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के कसेरू गांव में जहां एक और गांव के मुख्य रास्तों पर पानी भर गया है, वहीं सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के सामने करीब 1.5 फीट तक जल भराव हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हर बार बारिश के साथ यही नज़ारा देखने को मिलता है। पहले भी पंचायत स्तर से लेकर उपखंड अधिकारी तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे बारिश में ही पानी जमा हो जाता है। 2-3 एप्लीकेशन दे दी, पंचायत में दे दी, आगे दे दी। 12 महीना होगा मन एप्लीकेशन करता परेशान होता। हमारे सरकारी स्कूल है, कोई समाधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी दुकान में बड़को जाएगी, पानी बहुत भयंकर बरसात हुई है आज, और पानी जाएगी दुकान में बड़को चार मेरे कुआ का वहीं से भर गया। कोई अलग व्यवस्था हो तो कोई समाधान हुआ नहीं। वहीं जोधपुर के बसी में पंचायत बासखो की ढाणी रावाली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि रोजाना ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर यहां से आना जाना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूल बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को हो रही। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक भी कोई यहां पर कार्यवाही नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। बरसात के दिनों में तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। हड़ौती अंचल और आसपास के जिलों में भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े गए पानी ने धौलपुर जिले में तबाही के हालात बना दिए हैं। चंबल नदी का जलस्तर 142.60 मीटर है, जो खतरे के निशान 130.79 मीटर से लगभग 12 मीटर ऊपर बह गया है। जलस्तर बढ़ने के चलते शहर के पास जो पुराना चंबल पुल है वो जलमग्न हो गया है। जिले के सरमथुरा और राजाखेड़ा उपखंड के कई गांव में चंबल का पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके चलते कलेक्टर और एसपी ने राजाखेड़ा और दिहोली क्षेत्र के प्रभावित गांव का दौरा किया। वहीं राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव में चंबल का पानी आम रास्तों में भरा हुआ है, जिसके चलते बुजुर्ग और महिलाएं रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे। तब सिविल डिफेंस के जवानों ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसी तरह भमरोली गांव में गंभीर कैंसर से पीड़ित को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीआरएफ टीम ने 20 अन्य लोगों को, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें सुरक्षित निकाला।
कोटा में आज भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते आज भी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित है। कोटा संभाग में हो रही भारी बारिश को देखते हुए शहर सहित ग्रामीण अंचल के जल भराव वाले इलाकों में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। नदी नाले, नहर और जल भराव वाले इलाकों में दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर पुलिस उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आमजन से नदी नालों, जल भराव वाले स्थानों और पिकनिक स्पॉट पर सावधानी बरतने की अपील की है। नदी नाला या तेज बहाव हो तो वहाँ पुलिस जाब्ता लगाए ताकि लोग अपने वाहन उसमें नहीं उतारे। और इस संदर्भ में आप लोगों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रभाव आजकल आप लोगों का है सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता भी इसमें सतर्क रहे। इसमें अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हमें भी इसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन शहर में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। करीब 1 घंटे पहले तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश का दौर मूसलाधार बारिश में बदल गया और इसके बाद शहर की सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से स्कूली बच्चे जो हैं वो परेशान रहे। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिले हैं और अच्छी फसल होने की संभावना जताई जा रही है। टोंक जिले के सुहेला गांव में बारिश अब मुसीबत बन रही है। यहां प्रभावशाली लोगों ने पानी का रास्ता रोक दिया है। ऐसे में निचले इलाकों में मकानों में गंदा पानी भर रहा है। पानी भरा होने से उप स्वास्थ्य केंद्र से आंगनबाड़ी का मुख्य मार्ग भी बंद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावशाली लोगों को पाबंद कर पानी की निकासी करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि जानबूझकर पानी का रास्ता बंद किया। पानी निकासी करने आई जेसीबी को भगा दिया। ऐसे में अब गंदा पानी मुसीबत बन गया है। झुंझुनू नवलगढ़ उपखंड के कसेरू गांव में बारिश ने एक बार फिर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव के मुख्य रास्तों पर पानी भर गया है तो वहीं सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के सामने करीब 1.5 फीट तक जल भराव हो गया। हालात ये हैं कि बच्चे फिसल कर गिर रहे हैं तो ग्रामीणों को लोडर से रास्ता पार करना पड़ रहा, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है गांव में जल निकासी की योजना को जल्द अमल में लाया जाए ताकि बारिश में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। वाराणसी जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर शाहबाद घाटी क्षेत्र में बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा और पत्थर सड़क पर फिर से गिरने लगे हैं। क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद घाटी क्षेत्र में कई जगह बरसाती झरने फूट पड़े हैं और पूरी घाटी क्षेत्र में जगह जगह पानी हाईवे पर आ गया है। पानी के साथ साथ पत्थर और मिट्टी भी सड़क पर गिर रही है। शाहबाद घाटी में पिंडा सील खो के आसपास के क्षेत्र में हाईवे पर मलबा और पत्थर गिरते नजर आ रहे। घाटी क्षेत्र में सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण हाईवे पर हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में बड़ा फैसला आया है। कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं है, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया। आरडीएक्स और बम का सबूत भी नहीं मिला है। बाइक किसने पार्क की थी इस बात का भी सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भी कोई सबूत निकलकर सामने नहीं आया है। ये देखिए और जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि सरकारी पक्ष की जांच में खामियां निकलकर सामने ये कोर्ट की तरफ से कहा गया और इसके साथ ही सभी आरोपी जो हैं वो पूरी तरीके से बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। बड़े समय से इस पूरे मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहने वाला है उसको लेकर के बताया जा रहा था कि इंतज़ार किया जा रहा था और देखिए किस तरीके से बड़ा अपडेट निकलकर सामने है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में बताया जा रहा है सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सबूत नहीं मिला है। यहाँ तक कि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि साक्ष्यों का अभाव रहा है। बाइक किसने पार्क की इसका कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। आज क्या कुछ रहा कोर्ट में, जरा बताइए। निश्चित तौर पर देखिए आज बहुत बड़ा एक जजमेंट कहा जा सकता है। साल 2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो भी तमाम जितने आरोपी थे, जिस तरह से इस मामले में उन तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इस मामले पे
जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया थी, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल आज कोर्ट के द्वारा खड़े किए गए हैं। तो इस मामले में बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसके बारे में कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कहां कहां किस तरह की कमियां हुई हैं जिससे कि मामला प्रभावित हुआ। और इस मामले में चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें या कर्नल पुरोहित की बात करें, कई ऐसे आरोपी जो एनआईए के द्वारा जिनको फ्रेम किया गया था, लेकिन आज कोर्ट के द्वारा एक बड़ी राहत मिली है। और कहा जा सकता है कि इस मामले पे कई तरह के सवाल भी उठे हैं। खासतौर पर जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जो इस मामले की तफ्तीश की गई थी और उसके बाद हालांकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच एजेंसी एनआईए को ट्रांसफर किया गया था और एनआईए के द्वारा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आरडीएक्स लगाने का जो एक आरोप लगा था कर्नल पुरोहित पे, वो साबित नहीं हुआ। बाइक पर जो चेचिस नंबर कभी रिकवर ही नहीं हो पाया है। स्पॉट का जो पंचनामा है कुछ भी सामने नहीं आया। और इस केस में सबसे बड़ी बात एक बड़ा टिप्पणी कहे कोर्ट की, जो एक फैसला कहा जाए कोर्ट का कि यूपीए लगाना इस पे वो उसको सही नहीं ठहराया गया और ये मामला बनता ही नहीं है। तो इस तरह का जो एक जजमेंट जो है आज कोर्ट का आया है, अपने आप में एक बड़ा मामला है। और कहा जा सकता है साल 2008 का जो ये मालेगांव ब्लास्ट मामला था, इस मामले में एक बहुत बड़ा ये फैसला आया है। जी, 29 सितंबर रमज़ान के समय पे ब्लास्ट हुआ था और उसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी शंकर। और सियासी गलियारों में मुद्दा खूब उछला था क्योंकि इसमें साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी थी। अब बरी हो चुके हैं सभी आरोपी। क्या लगता है एक बार फिर से सियासत में उबाल आएगा? देखिए, इस मामले पर जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा की बात करें या कर्नल पुरोहित की बात करें, उनके द्वारा से पहले से ये आरोप लगाया जा रहा था कि इस मामले में राजनीतिकरण हो रहा है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। और इस मामले को लेकर जिस तरह से उस वक्त की जो मौजूदा केंद्र सरकार थी उस पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का ये जजमेंट है तो निश्चित तौर पर आरोपियों के लिए बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि जो इस मामले में जो आरोपी थे, चाहे वो कर्नल पुरोहित की बात करें या साध्वी प्रज्ञा की बात करें, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था, उनके द्वारा जो कहा जाता था कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनको जो उनका जो कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है। तो इस मामले में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत कई अन्य आरोपी जो निर्दोष पाए गए हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। शंकर, एक बार जरा दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे ये मुद्दा सियासत में हिलोरे मारता रहा 2008 से लेकर के अभी तक, और ब्लास्ट कैसे हुआ था? देखिए, जिस तरह से ये 2008 की बात करें तो उस वक्त में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मालेगांव में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, वहां पे मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद वहां से मौके से एक बाइक जो है वो बरामद की गई थी और उस बाइक में के बारे में कहा गया था कि उसी बाइक के माध्यम से ब्लास्ट करवाया गया और उस बाइक का जो संबंध है वो साध्वी प्रज्ञा के साथ में जुड़ा। साध्वी प्रज्ञा जो सांसद भी है तो उनके साथ में जिस तरह से संबंध जुड़ा और इस मामले पर उनपे जो आरोप लगा था उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में कर्नल पुरोहित की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से आरोप लगे थे वो आरोप बेहद गंभीर लगे थे और इस मामले में कई ऐसे जो तथ्य हैं जो इन्वेस्टिगेशन के, जैसे देखिए आरडीएक्स की बात करें, आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया, ये आज कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी तरफ देखा जाए कि क्या वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की ही थी और क्या वहां पर किस तरह से पहुंचा था, उससे भी जुड़े हुए कई विरोधाभास ऐसे विवाद जो है वो सामने देखने को मिला था। तो उसमें भी आज कोर्ट का बहुत बड़ा एक निर्देश, कोर्ट का जो फैसला है वो सुनाया गया। और क्या आरडीएक्स कर्नल पुरोहित से ही वहां पे लाए थे, ये मामला भी जांच एजेंसी की जो तफ्तीश है वो साबित नहीं कर पाया। तो कहीं कहीं ये कहा जाए कि ये तमाम जो ऐसे बड़े सवाल हैं उस सवाल को लेकर कई तरह के जो आज फैसला जो आया है, तो इस मामले में तो सबसे बड़ा है कि भाई आज आरोपी जो है आरोपी को दोषी कर दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में जो कई तरह के जो एक अब राजनीतिक चर्चाएं भी अब आज से होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस मामले पर चाहे कांग्रेस और बीजेपी के आपस में जो आपस में जो कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप की कहें तो वो भी होना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर जिस तरह से एक कहा गया कि यूएपीए एक्ट लगाना वो यहाँ पर उचित नहीं था, जिस तरह से चाहे तमाम आरोपियों के खिलाफ की अगर बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया गया था कि ब्लास्ट करने से पहले एक सोची समझी साजिश के तहत एक कई बैठक की गई थी, उसके बाद इस ब्लास्ट के मामले को अंजाम दिया गया। तो बैठक से भी जुड़ा हुआ जो एक कहा जा सकता है तमाम जो इनपुट जो हैं, तमाम जो सबूत जो है वो कोर्ट के सामने
जो पेश किए गए, कोर्ट ने उसे उचित नहीं माना, सही नहीं माना और सरकारी पक्ष की जांच में खामियां पाया और कहीं कहीं इसका फायदा कई जो आरोपी जिसको बनाया गया था, चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें, कर्नल पुरोहित की बात करें, कई ऐसे आरोपी थे, तो उनके फेवर में वो मामला जाता हुआ दिखा। और कोर्ट का जो आज फैसला है, वो फैसला कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी के लिए। तो देखिए, बाइक किसने पार्क की थी इसका कोई सबूत फिलहाल के लिए नहीं मिला है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और देखिए कौन कौन से जो आरोपी थे वो जिन पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और लगातार सुनवाई चल रही थी, उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की दिग्गज नेता है, अपने बयानों को लेकर के लगातार मुखर रहती हैं, वो भी इस मामले में आरोपी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ ही बताया जा रहा था कि मेजर रमेश उपाध्याय और अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर शरद कुलकर्णी, तो ये 7 आरोपी जो थे, इन पर ये पूरा मामला जो है कोर्ट में आज फैसला जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया गया है। ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड या टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे दिखाएंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी इस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडून यात येत होते, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या, त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यातनं निघतो। ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तर नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात आणि जे मुख्य कल्प्रिट आहे त्यांना पुरावे नष्ट करायला आणि त्यातनं पळून जायला त्यांना संधी मिळत असते। तसेच या केसमध्ये झालेलं दिसतंय, ज्या प्रकारे 40 साक्षीदार फितूर झाले अशी बातमी सर्व ठिकाणी चालते, तर ते फितूर नाही झाले, तर त्या साक्षीदारांनी अगदी 2014 पूर्वीच अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या की त्यांना टॉर्चर करून त्यांच्याकडून जी दुचाकी सापडली होती, ती दुचाकी हे प्रॉसिक्युशन सिद्ध करू शकले नाही की आरोपीच्या संबंधित होता। हे आरोप साध्वींजींच्या वरती ठेवला गेला होता, पण कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं की प्रॉसिक्युशन हा सिद्ध करू शकला नाही की ती गाडी कोणाची आहे। जवळपास 34 साक्षीदार जे आहेत त्यांनी आपली साक्ष फिरवली, त्यावर न्यायालयाचा साक्ष फिरवली त्याच्याबद्दल काही बोललेलं नाही न्यायालयाने, त्याच्यामध्ये काहीच वाक्य नाही। अभिनव भारत या संघटनेनं आर्थिक मदत केली होती, हा सिद्ध झालेला नाहीये कुठंच। कोर्ट काय म्हणतो? कोर्टाने रिजेक्ट केलेला आहे। आरडीएक्स आणलं होतं, आरडीएक्स ही प्ली कोर्टाने रिजेक्ट केलेली आहे। दहशतवाद जो आहे शब्द वापरला गेला होता आणि यानंतर सगळं राजकारण सुरू झालं होतं। कुठेतरी 17 वर्षांनंतर एक आपल्या आरोपीच्या वकिलाला न्याय मिळाला वाटतोय? बिलकुल मिळालेला न्याय, आम्हाला आज निर्दोष मुक्तता झालेली आहे। आम्ही एक याचिका हायकोर्टात फाईल केलेली आहे
ते आम्ही ॲक्विटलसाठीच थांबलो होतो की चतुर्वेदी क्वेश्चन मान्य हायकोर्टामध्ये दाखल आहे. आमच्यावर झालेल्या अत्याचाराविरोधात अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आम्ही फाईल केलेली या आहे. प्रकरणामध्ये एनआयची एंट्री झाली होती, तेव्हा एनआयने सुरुवातीलाच 5 आरोपींना सोडलं होतं, म्हणजे निर्दोष मुक्त केलं होतं. ते प्रकरण काय होतं आणि त्यांच्या साध्वींना देखील दिलं होतं, कारण त्यांच्या विरोधात कोणताही प्रकारचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना सोडण्यात आलेला होता. भाजपचं सरकार ज्यावेळेस आलं त्यावेळेस वकिलाने सांगितलं की दबाव आहे म्हणून आमच्यावरती सॉफ्ट भूमिका घ्यायला. साहेब, साक्ष पुरावा जो असतो त्यांना कोणत्याही सरकारचं घेणदेण नसतो. साक्ष नव्हती म्हणून हे केसमधून सोडण्यात आलेलं आहे. कोणत्याही सरकारचा काही दबाव नाहीये, काही नाहीये. मैं एक्यूज नंबर 11 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था. सुधाकर चतुर्वेदी ऑर्डर है, एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष मुक्तता कर दिया गया है. मेरा नाम एडवोकेट रंजित नायर है. सर, कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ कौन सा ही पुरावा आया नहीं है, सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है. आपका जो क्लाइंट थे उनके ऊपर क्या आरोप लगे? मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है. मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं बोल के. नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में कोई भी बॉम्ब के किंवा ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए, कोई प्रोग्राम नहीं. टर्मिनोलॉजी फैलाई गई, वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं. तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये पूरा सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है. सर, जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्विटल दिया है. संशयाचा फायदा देण्यात तो देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं. 17 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है. साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 12 आरोपी इसमें थे टोटल, जो पूरी तरीके से बरी कर दिए गए. एनआई कोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं. न्यूज़ 18 राजस्थानी खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है. आरडीएक्स और बम का सबूत नहीं मिला, ये जज की तरफ से कहा गया. बाइक किसने पार्क की, ये भी इस बात का सबूत नहीं मिला है. साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ये जज की तरफ से कहा गया. देखिए, 17 साल बाद ये जो फैसला आया इसे ऐतिहासिक इस मायने में भी माना जा रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में मामला खूब उछला था. और खास करके अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार जब साध्वी प्रज्ञा का नाम जब भी आता था तो मालेगांव ब्लास्ट से उनके नाम को जोड़कर कांग्रेस लगातार हमलावर रहती थी साध्वी प्रज्ञा पर. और ये जो फैसला आया कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से जो बयान दिया गया, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इसमें जो यूएपीए लगाया गया था उसको कोर्ट की तरफ से कहा गया, जज की तरफ से कहा गया कि यूएपीए लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं था और इस धारा को भी हटा लिया गया. दरअसल यूएपीए केंद्र सरकार लगाती है जो कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में व्यक्ति शामिल होते हैं, खास करके अगर वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इस एक्ट को लगाया जाता है उन व्यक्तियों पर और उसके तहत उन पर कार्रवाई होती है.